हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन पार्ट 3। मोशन इन अ प्लेन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुका है एंड वेक्टर्स भी हम लोग ने कर लिया है एंड हम लोग ने उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस किया एंड ऑलमोस्ट 3/4 चैप्टर इज फिनिश। लास्ट 1/4 चैप्टर ही बाकी है जिसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का मिनिमम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देन 4 कॉर्नर्स पे इंसान खड़ा है, एक दूसरे के मतलब वी वेलोसिटी से एक दूसरे के पास जा रहे हैं एट द सेंटर, कितने टाइम में वो पहुंचेंगे, वो वाला क्वेश्चन। एंड देन हम लोग आएंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग इधर जो पढ़ेंगे ना वो सब बेसिक होगा। हम लोग को जो नेक्स्ट आगे का चैप्टर्स आएगा ना उसके लिए ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक्स आपको आता है देन आपको आगे का चैप्टर आता है, वरना नहीं आता। जैसे मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट हाफ समझने के लिए आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए एंड वेक्टर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, करेक्ट। वैसे ही आगे के चैप्टर्स समझने के लिए आपको सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आगे के चैप्टर के सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट समझने के लिए स्पेशली बोल सके तो। सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम डिस्टेंस से। अभी हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट लिया ए जिसको वेलोसिटी दिया 20 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। वैसे ही हम लोग ने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, उसको हम लोग ने सेम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड को नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन दिया। मतलब ए ऐसे जा रहा है, बी को हम लोग उसके पीछे जा रहा है, बी ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग को ढूंढना है, देखो दोनों का स्पीड इज सेम, करेक्ट, डायरेक्शन अलग है बट दोनों का वेलोसिटी सेम होने की वजह से वो कभी एक मतलब कभी मिल नहीं सकेंगे, करेक्ट। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है क्या? अगर एक का वेलोसिटी ज़्यादा था तो देयर वॉज अ चांस कि वो दोनों किधर जाके मिलेंगे, या फिर एक का कम था तो भी चांस था कि वेलोसिटी दोनों किधर जाके मिलेंगे। बट ये वाले केस में दोनों एक जगह जाके मिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो वही चीज़ हम लोग ढूंढने वाले। कैसे ढूंढेंगे? अभी हम लोग है ना ये डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। बी है ना, बी ऑब्जेक्ट को हम लोग ने इसका वेलोसिटी 0 कर लिया, v इज इक्वल टू 0 कर दिया। मतलब हम लोग पूरा अभी जो मोशन सब हो रहा है, वेलोसिटी किधर डिस्टेंस सब हम लोग बी एज अ ऑब्जर्वर लेके करेंगे। जब खुद ऑब्जर्वर होंगे ना तो हम लोग को अपना वेलोसिटी 0 कर देते हम। अभी जो बस के अंदर बैठा है एक जन, वो बाहर वाले इंसान मतलब बस में जो है उसको समझेगा कि वो रेस्ट में ही है, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद रेस्ट में है इसके वजह से, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं ना b इज इक्वल, हम लोग ने लिया जो b ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी 0 कर दिया, ओके। एंड b को हम लोग एज अ ऑब्जर्वर लेंगे ताकि हम लोग आगे का कैलकुलेशंस कर सके। जब हम लोग ने इसको ऑब्जर्वर लिया तभी विथ रिस्पेक्ट टू b a का जो वेलोसिटी था वो 20 मीटर पर सेकेंड y एक्सिस में तो था ही, बट जब b का वेलोसिटी 0 हो गया तभी उस a पे b का वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। मतलब इधर ये डायरेक्शन में था, करेक्ट, अभी इधर आ जाएगा ये डायरेक्शन में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग ने ये रिलेटिव वेलोसिटी में भी सीखा था कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाके उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा देंगे, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को हम लोग ने ऑब्जर्वर लिया है तो जो वेलोसिटी आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे वेलोसिटी होने के वजह से। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी इज क्या? ऑब्जर्वर, इसलिए हम लोग ने उसका वेलोसिटी 0 किया एंड दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसका वेलोसिटी उल्टा लगा दिया, करेक्ट। अब बी इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है एंड बी इधर है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो डी मिनिमम होगा। जैसे हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन में इधर लिखा है 100 मीटर है ए एंड बी का डिस्टेंस, अभी ये डी मिनिमम होगा। अभी हम लोग इधर देख पा रहे कि ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और ये एक्सिस से कुछ बीटा एंगल बना रहा है, करेक्ट। ये कुछ डी मिनिमम आ गया एंड दिस इज 200 मीटर। अभी इसका वैल्यू क्या है? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 20 आई कैप है प्लस 20 जे कैप है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं विद द मैग्नीट्यूड ऑफकोर्स। तो क्या आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अभी हम लोग इससे है ना पहले ये निकालते, बीटा का वैल्यू निकालते। कैसे आ जाएगा? tan बीटा इज इक्वल टू, इधर से भी देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी, ये है ना एंगल अपना, तो वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी तो क्या आ जाएगा
20/20 इज इक्वल टू 1। तो बीटा का वैल्यू इज 45 डिग्री, करेक्ट। तो अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ बीटा हम लोग ढूंढ सकते हैं कि डी मिनिमम क्या है। कैसे? साइन बीटा इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ये देखो इधर ये राइट एंगल बन रहा है, करेक्ट। तो हम लोग ये जो डी मिनिमम है बाय एक्स ले सकते हैं। देखो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, करेक्ट। तो अभी हमारे पास x का वैल्यू है, साइन बीटा का वैल्यू है, करेक्ट। इसका क्या है? x इज 100 एंड साइन बीटा इज 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी मिनिमम। अभी हम लोग को इसे डी मिनिमम मिल गया, हम लोग को एंगल मिल गया tan बीटा से, करेक्ट। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं टाइम कि ये डी मिनिमम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू डी मिनिमम बाय वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो डी मिनिमम इज 100√2 एंड दिस इज 20√2, करेक्ट। तो 2 × 2 इज 4, सॉरी √2 × √2 इज 2। तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 100/40 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम लोग ने टाइम का भी फॉर्मूला इससे निकाल दिया, करेक्ट। अभी क्वेश्चन में ऐसे आएगा टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब यही है कि कितने टाइम बाद उनका जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट रहेगा, जो डी मिनिमम रहेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने इधर जो बात किया ना, तो दोनों का वेलोसिटी सेम लिया, करेक्ट। अभी हम लोग आगे जो बात करेंगे ना उसमें हम दोनों का वेलोसिटी अलग लेंगे एंड देन डिस्कस करते हैं। अभी इधर एक का वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड एक का इज 40 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। इसमें भी हम लोग फिर से वही करेंगे, जो एक ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी 0 कर देंगे एंड दूसरे के ऑपोजिट में लगा देंगे ताकि हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी मिले एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग डी मिनिमम ढूंढ सके एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ढूंढ सके, ओके। तो हम लोग इस बार किसको ऑलवेज कोशिश करो कि एक्स एक्सिस वाला है ना उसको रेस्ट पे लो ताकि थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाता है। तो अभी हम लोग ए को ही लेंगे रेस्ट पे, v इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो b 30 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है एंड 40 मीटर इस डायरेक्शन में था, तो ऑपोजिट में इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ए ऑब्जर्वर है इधर, करेक्ट। तो बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी। अभी आपको बहुत जन को ये डाउट रहेगा कि हम लोग ने ऐसे क्यों लिया, बट जब हम लोग ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से ऐसे एंड 20 मीटर से ऐसे दूसरा ऑब्जेक्ट, तो तभी कुछ इशू नहीं था। बट हम लोग को जब उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस वगैरह निकालना है ना, तो हम लोग ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया एंड उसके रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाला एंड देन हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस मिला, क्लियर। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप ही नहीं करते देन इट इज़ रियली टफ टू फाइंड आउट कि कहाँ पे इनका टाइम डिस्टेंस मिनिमम होगा, कौन से टाइम पे होगा, सब ढूंढना इज थोड़ा डिफिकल्ट। इसके वजह से विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को उसका वेलोसिटी 0 कर दिया, उसको ऑब्जर्वर माना एंड उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ने दूसरे का वेलोसिटी देखा एंड सॉल्व किया, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये थोड़ा टफ है समझने को, बट आप एक दो बार समझोगे ना तो आपको हो जाएगा। एंड क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा जम्बल्ड अप नहीं आते, बहुत इजी आते हैं, सो आप डायरेक्टली कर पाओगे। सॉरी तो जो ए के साथ ये कुछ बनेगा डी मिनिमम, करेक्ट। इधर कुछ बीटा एंगल भी बनेगा। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, फर्स्ट tan बीटा ढूंढते, वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी इस बार वेलोसिटी ऑफ बी बाय वेलोसिटी ऑफ ए। तो b का वेलोसिटी इज 30/40, तो आ जाएगा बीटा का वैल्यू 37 डिग्री। तो अभी हम लोग साइन बीटा इक्वल टू डी मिनिमम बाय एक्स करेंगे, तो आ जाएगा डी मिनिमम इज इक्वल टू एक्स कितना है 100 एंड साइन बीटा मतलब साइन 37 इज 3⁵, तो आ जाएगा 60 मीटर समथिंग, ये 20 × 3 60 मीटर। तो डी मिनिमम मिल गया हम लोग को। अभी हम डी मिनिमम के हेल्प से टाइम कितना लगेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने वो ढूंढ सकते हैं। तो आ जाएगा टी मिनिमम इज इक्वल टू डी मिनिमम बाय वेलोसिटी ऑफ ए
सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो डी मिनिमम 60 है, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, करेक्ट, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इधर हम लोग 50 लिख देंगे। तो 6/5 इज द टाइम, मिनिमम टाइम वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचने का। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। इधर राइट एंगल बनता है, तब भी तो हम लोग ने tan थीटा एंड sin थीटा वगैरह किया। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको पूरा कंसेप्ट समझा, हम लोग ने क्यों एक ऑब्जेक्ट को जीरो पे लगाया एंड देन उसका वेलोसिटी उल्टा करके हम लोग ने रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढा, करेक्ट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नहीं है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, नेक्स्ट उसमें हम लोग फिर से ये पार्ट डिस्कस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। ऐसा मत समझो कि इधर एक बार हो गया तो फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगी। प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कर दो या फिर कमेंट कर दो, नहीं समझा तो आई विल श्योरली फिर से पढ़ाऊँगी अपना फुल 100% देके कि क्यों नहीं समझा वो चीज़ पे। आई विल फोकस मोर एंड देन आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, डोंट वरी। नेक्स्ट, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विथ 10 किलोमीटर पर आवर and ship B is moving B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A is moving northwards, मतलब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नॉर्थ के तरफ मूव कर रहा है। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट इज। अभी हम लोग ने ना ऊपर क्वेश्चन किया, अभी हम लोग हर बार ये डायग्राम वगैरह बनाते नहीं बैठ सकते, नीट के पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो इधर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से ही करेंगे। कैसे? अभी आपको सब टर्म्स क्या होगा वो क्लियर हो चुका रहेगा, आई होप सो। तो फर्स्ट तो हम लोग को टाइम ढूंढना है, सॉरी टी मिनिमम ढूंढना है, टाइम। तो डी मिनिमम बाय वेलोसिटी ऑफ ए शिप विथ रिस्पेक्ट टू बी या बी शिप विथ रिस्पेक्ट टू ए, कुछ भी लो, आंसर तो वही आने वाला है। 10 है दोनों का तो 10√2 आ जाएगा। तो डी मिनिमम क्या आ जाएगा? अभी हम लोग इधर देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए भी 10 है, वेलोसिटी ऑफ बी भी 10 है, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का जो tan बीटा होगा वो 1 होगा, तो बीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो फिर से वही होगा ना, साइन बीटा इज इक्वल टू डी मिनिमम बाय एक्स। एक्स पता है हम लोग को 100 है एंड साइन बीटा 45 मतलब 1/√2 इज डी मिनिमम। तो हम लोग डायरेक्टली 100/√2 लगाएंगे एंड वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10√2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10/2, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 hours। तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। लैंग्वेज आई गेस थोड़ा टफ लग सकता है अगर आपको ये कंसेप्ट प्रॉपरली पता ना हो। अगर कंसेप्ट पता है देन आपको लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करने, मतलब लैंग्वेज समझ ही जाएगा। सो ये ना क्वेश्चन बहुत लोग विद द हेल्प ऑफ जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा वैसे करते, बट ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। हम लोग पढ़ते 2 boys आर स्टैंडिंग एट द एंड्स A and B ऑफ अ ग्राउंड वेयर A B इज A। तो A B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज A, करेक्ट। इधर दो जन खड़े। द बॉय एट B स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB विथ वेलोसिटी V1। ऐसे दौड़ने लगा V1 वेलोसिटी से, करेक्ट। तो इसने इधर कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा? V1 इंटू टी बोल सकते हैं, अभी के लिए लिख के रखो। चलो, द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी V एंड कैचेज द अदर बॉय इन टाइम t। उसने पकड़ लिया दूसरे लड़के को इन टाइम t, मतलब वो कितने स्पीड से भाग रहा था V एंड इन कितने टाइम में t टाइम में पकड़ लिया, तो V इंटू टी लिख सकते, ये डिस्टेंस शो कर रहा है, करेक्ट। तो अभी इधर ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है? ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग मिनिमम डिस्टेंस ढूंढते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाने वाले, बट इधर ये क्वेश्चन ने ही बोला है कि जो ए वाला है वो उसने बी वाले को कैच कर लिया इन टाइम टी। तो हम लोग v इंटू टी कर देंगे तो हम लोग को पता चलेगा ए बी तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम लोग को जो इनिशियल था वो पता है, एंड देन हम लोग को ये भी पता है कि बी उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए टी टाइम में कितने वेलोसिटी को यूज़ किया और डिस्टेंस कवर किया V1 इंटू टी करके, करेक्ट। तो अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग टी का टर्म निकाल सकते हैं। कैसे? इधर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे v t का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। एंड अभी आपको डाउट आता रहेगा कि हम लोग ने डिस्टेंस का टर्म्स क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो a है ना वो डिस्टेंस में है,
तो अभी हम लोग ने ये चीज़ डायमेंशंस में भी पढ़ा है कि हम लोग जब ऐड कर रहे हैं 3 चीज़ों को, 2 चीज़ों को, तो उनका जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। तो हम लोग डायमेंशन सेम करने के लिए v इंटू टी ही करना पड़ेगा, करेक्ट। इसलिए हम लोग ने इधर v इंटू टी किया है। हमारे पास टाइम का टर्म दे के रखा है टी करके, इसलिए हम लोग को ये क्वेश्चन है ना, ऐसा नॉर्मली कोई कंसेप्ट नहीं लगता। इसको 2-3 कंसेप्ट लगा के हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है। एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे टैकल करना है। तो ए स्क्वायर प्लस v1 टी स्क्वायर, तो अभी टी वाला टर्म एक साथ लाते, v टी स्क्वायर माइनस v1 टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे टी को हम लोग कॉमन निकाल सकते, v1 माइनस ये स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अभी टी हम लोग को टाइम ही चाहिए था, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर सकते हैं। तो टी आ जाएगा रूट ए बाय ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, करेक्ट। तो ये ऑप्शन है, हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, ध्यान से ये समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कैसे माइंड को काम मतलब वर्क कराना पड़ेगा, ओके। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसमें थोड़ा ये इजी है, बहुत इजी है, बट इसमें सोचना पड़ेगा, वो चीज़ हार्ड है। सिर्फ एक बार आपको क्लिक हुआ ना कि ऐसे करना है, देन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हम बात करेंगे n persons are standing at the vertices of a regular n-sided polygon of side A. Each person starts moving towards the person standing at the adjacent corner with speed v. क्या बोला है कि ये ना, अभी हम लोग ने कोई भी मतलब एक पॉलीगॉन लिया, स्क्वायर, ट्राइंगल, हेक्सागन, कुछ भी लिया, उसके कॉर्नर्स पे ना इंसान खड़े हैं, वो v वेलोसिटी से एक दूसरे के पास जा रहे, एंड थोड़े टाइम के बाद वो सेंटर पे सब मिल जाएंगे। तो वो टाइम कितना लगेगा उनको मिलने के लिए, वो क्वेश्चन होता है। मोस्टली वही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट तो अभी हम लोग 2 जन के एक स्ट्रेट लाइन पे बात करते, देन स्क्वायर के लिए बात करेंगे, देन ट्राइंगल के लिए, देन डायरेक्टली फॉर्मूला ही रटने वाले हम लोग। ये कंसेप्ट नहीं लगाने वाले पेपर में, बस अभी के लिए सब डिस्कस करने के लिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। अभी हमारे पास एक डिस्टेंस है d और दोनों एंड पे एक v वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा भी v वेलोसिटी से जा रहा है, करेक्ट। तो उनके बीच वो दोनों सेंटर पे मिलेंगे, वो टाइम कभी मिलेंगे वो ढूंढना है। तो t इज इक्वल टू डी बाय वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी आप सोचो सिर्फ a का लेंगे या b का लेंगे। जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा लोग रहेंगे ना, तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी काम में आता है। तो अभी इधर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगा, v a का वेलोसिटी माइनस मतलब ये माइनस b हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस v, तो क्या हो जाएगा 2v। तो हम लोग ने लिख दिया t इज इक्वल टू डी बाय 2v। इतने टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगे, करेक्ट। अभी वही चीज़ हम लोग स्क्वायर के लिए समझते। अभी इधर देखना, हर इंसान एक दूसरे के पीछे जा रहा है, तो ये जब इधर आगे जाएगा तो ये थोड़ा ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब ये थोड़ा ऐसे आगे गया तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो फिर से इन सब के बीच में स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट। ऐसे करते करते ये लोग इधर मिडल में मिल जाएंगे। तो ये मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट्स द क्वेश्चन, करेक्ट। तो उसको हम लोग है ना डायरेक्टली फॉर्मूला से समझने वाले हैं, इसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाने वाले, बिकॉज इसमें जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस का मोशन कंसिडर करते हैं एंड देन हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से डायरेक्टली आंसर ढूंढ लेते हैं। बट ये चीज़ समझना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, एंड इस टॉपिक पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से ही जाने वाले। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम ढूंढने के लिए a डिवाइड बाई v माइनस v कॉस 2 पाई n। अभी n क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब कितने कॉर्नर्स है, इज कॉल्ड n, ओके। अभी स्क्वायर है तो 4 कॉर्नर्स, हेक्सागन है तो 6 कॉर्नर्स, ओके। वही d इज इक्वल टू v इंटू टी किया तो हम लोग को डिस्टेंस का भी फॉर्मूला, मतलब एक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी समझ जाएगा। ये डिस्टेंस कवर मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया इधर से इतना, तो क्या आ जाएगा a बाय 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय n, ओके। अभी इधर v इंटू टी किया तो इधर से v का टर्म कॉमन निकला, ऊपर v था वो कट हो गया, इसलिए v का टर्म डिस्टेंस में आता ही नहीं है फॉर दिस केस। अभी ये दोनों क्या करना है, रट्टा, प्योर रट्टा, इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, रट्टा ही मारना है। तो हम लोग फॉर्मूलाज एक बार बोलते हैं,
t इज इक्वल टू ए मतलब दो पर्सन के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय v माइनस वी कॉस 2π/n, n इज नंबर ऑफ वर्टाइसेस। वैसे ही डिस्टेंस ढूंढना है एक पर्सन का सेंटर तक, तो क्या आ जाएगा a/1 माइनस कॉस 2π/n। ओके, ये एक दो बार लिखो, आपको याद रह जाएगा। अभी क्वेश्चन कर, 4 persons P, Q, R and S are initially at the 4 corners of a square side D. Each person now moves with a constant speed v in such a way that P always move directly towards Q, Q towards R, R towards S and S towards P. The 4 persons will meet after time. ये क्वेश्चन बस लेंदी है, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन टाइप में। तो क्या आ जाएगा, T और दो स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस इज दी, दो पर्सन के बीच का, सॉरी, तो V माइनस वी कॉस 2π, कितना साइड्स है 4, तो ये कट हो जाएगा। कॉस π/2 क्या होता है 90, कॉस 90 इज 0, तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू d/v हो जाएगा, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे ये 6 पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particles will take to meet each other. क्या हो जाएगा, हेक्सागन मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, t इज इक्वल टू ए है, दो पर्सन के बीच का डिस्टेंस, v माइनस वी कॉस 2π, साइड्स कितना है 6, तो ये 3, कॉस π/3 मतलब π/3 60, कॉस 60 इज हाफ, तो t इज इक्वल टू a बाय वी माइनस v/2, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a 2v, ये तो ये ऑप्शन में है, हाँ b इज द करेक्ट ऑप्शन। वही चीज़ इधर हम लोग ट्राइंगल के लिए भी देखते हैं। इधर मैंने ना लिखा है पूरा कैसे ढूंढते, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, देन नहीं पढ़ना तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करो। मैं तो सजेस्ट करूँगी फॉर्मूला यूज़ करो। तो t इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस d लिया है, v माइनस वी कॉस 2π/3, 3 साइड्स है ट्राइंगल में, 2π/3 क्या हो जाएगा, π/3 60, 60 इंटू 2 इज 120, तो हम लोग d/v माइनस 120, कॉस 120 इज माइनस हाफ, तो माइनस एन माइनस प्लस v/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2 ऊपर जाएगा एंड 2d/3v हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हैं, फॉर्मूला से इट्स वेरी इजी, बट विथ कंसेप्ट इट्स बहुत डिफिकल्ट, तो इसलिए मैंने कंसेप्ट बताया ही नहीं, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करने वाले। तो अभी हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोग ने मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने से पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, जो हो गया था काइनेमेटिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें हम लोग ने सब बेसिक टर्म्स पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए, करेक्ट। तो इधर भी हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए फर्स्ट पूरा बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग सर्कुलर मोशन के अलग अलग कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन और 2-3 चीज़ें हैं वैसे। पर वो समझने के लिए हम लोग को काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब बेसिक्स है ये अच्छे से आया देन आपको आगे का सब पार्ट बहुत अच्छे से आने ही वाला है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग ने ये बात तो किया था सर्कुलर मोशन में, जब दो पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस कवर हुआ तो हम लोग उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ढूंढ सकते थे, करेक्ट। ये चीज़ हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग ने 2 पॉइंट लिया A एंड B, करेक्ट। तो अभी हम लोग ने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, उनका आर्क लेंथ जितना होगा वो, तो आर्क लेंथ ढूंढने के लिए क्या करते हैं, r इंटू थीटा, तो r इंटू थीटा, करेक्ट। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब जब हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो हम लोग ने वो पूरा आर्क लिया, बट डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन लेंगे उन 2 पॉइंट के बीच का, करेक्ट। तो उसको हम लोग ये फॉर्मूला दे सकते हैं 2r sin θ/2 दे सकते हैं, करेक्ट। ये हम लोग ने डिराइव किया है फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी इधर जो एंगल है वो थोड़ा विजिबल है, थोड़ा लार्ज है, इसकी वजह से हम लोग उसका डिस्टेंस जो आर्क लेंथ जितना है एंड डिस्प्लेसमेंट वो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो 2 पॉइंट के बीच का, वो ढूंढ सकते हैं। बट अब एंगल बहुत छोटा है तो हम लोग उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट ऐसा अलग अलग बता सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग के पास एंगल बहुत छोटा है ना, तो ऐसा एक इधर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उसका दोनों का इक्वल ही होगा। सो फॉर स्मॉल, ऐसा क्वेश्चन अभी थियोरी क्वेश्चंस में आ सकता है, फॉर स्मॉल एंगल्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो ये गलत हो जाएगा, आर इक्वल, ओके।
अभी जैसे हम लोग ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने बात किया फॉर सर्कल का सरकमफरेंस, सर्कल के सरकमफरेंस पे जो मोशन होगा उनके बीच का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट हम लोग को बात करना है उसके एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसके बारे में। तो उसके लिए कौन सा टर्म आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी दो पॉइंट है ना, उनके बीच में जो एंगल का शिफ्ट हुआ है ना उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, करेक्ट। अभी ए से बी में कितना एंगल का शिफ्ट है? थीटा, तो हम लोग बोल देंगे थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस मोशन, ओके। अभी ए एंड बी का हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अभी ये चीज़ ध्यान रखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके एंगल पे डिपेंड होगा एंड नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस उनके सरकमफरेंस पे जो मोशन हो रहा है, दो पॉइंट्स जिसके बीच में लेंथ कवर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब जो एक्सिस के अराउंड वाले डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब अभी इधर जब एक्सिस ऐसे है, ये एक्सिस है, करेक्ट, कोई एक्सिस है, एक्स या वाई ले लो, उसके अराउंड ऐसे मोशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं लिखने के टाइम। एंड अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, मतलब एंगल चेंज, एंगल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसा थीटा इस साइड आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं इसको? क्लॉकवाइज। इसको ऐसे शो करेंगे, करेक्ट। तो ये एक्सियल वेक्टर है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसको ध्यान में रख के ही करते हैं। जैसे फाइंड एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन 2 रिवॉल्यूशन। फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हम लोग ने पढ़ा है एक रिवॉल्यूशन में जीरो, इनिशियल पोजीशन पे ही फिर से फाइनल पोजीशन आ गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इधर भी वही होगा, 2 रिवॉल्यूशन के बाद भी वो इनिशियल पोजीशन पर ही आ रहा है फाइनल पोजीशन, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अराउंड हम लोग देखते हैं। तो ऐसे फर्स्ट राउंड लिया, फर्स्ट रिवॉल्यूशन लिया, फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन लिया, करेक्ट। तो कितना कवर हुआ? एक बार 2 पाई कवर हुआ, सेकेंड टाइम और 2 पाई, तो 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं, डायरेक्टली 4 पाई भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई रेडियंस, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। जो 2 पॉइंट है उनके बीच का जो एंगल है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंड ये एक्साइल वेक्टर है, मतलब ये एक्सिस के एक्सिस पे डिपेंड करेगा उसका डायरेक्शन को। मतलब अभी एंटी क्लॉकवाइज गया तो उसका डायरेक्शन जैसे एक्सिस के अराउंड शो हो रहा है, इसलिए उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। फिर हम लोग ने ये क्वेश्चन किया जिसमें हम लोग ने एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट ढूंढा, करेक्ट। अभी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें ढूंढेंगे। तो ये एक्सिस के अराउंड, एक्सिस ये हो गया, तो इसका फर्स्ट जो इतना थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ एंड देन इधर से फिर से इतना हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस के अराउंड फर्स्ट हाफ, मतलब π/2 जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कौन सा डायरेक्शन में? ये एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन क्लॉकवाइज में फिर से π/2 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? क्यों? क्योंकि π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सेकेंड माइनस π/2 क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल क्या आ जाएगा? जीरो। अभी ये क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट इतना सॉरी एंड इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इधर से इधर, मतलब पाई जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पाई जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, करेक्ट। फिर हम लोग ने देखा कि ये पॉइंट से फिर से π/2 जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इधर माइनस π/2 आ जाएगा, करेक्ट। हम लोग ने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो वो कट हो जाएगा ना, आ जाएगा π/2, करेक्ट। तो इधर π/2 रेडियंस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी और एक क्वेश्चन देखते, इसमें ही हम लोग अगर इससे फिर से ऐसे आ गया ये, तो इसने फर्स्ट पाई रोटेशन की, पाई चेंज हुआ, पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ,
इन एंटी क्लॉकवाइज एंड पाई हुआ इन क्लॉकवाइज, तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। करेक्ट। हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग उसका साइंस लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन सॉल्व करेंगे। ओके जैसे हम लोग ने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इन डायरेक्शंस पर ही डिपेंड करेगा। ओके जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा 2 रिवॉल्यूशन एक ही डायरेक्शन में हुआ तो ऐड कर दिया हम लोग ने दोनों डायरेक्शंस, मतलब दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट इधर जब एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज हुआ दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम लोग ने उसको माइनस करके आंसर लाया। सेम थर्ड क्वेश्चन में भी वही किया। फर्स्ट हम लोग ने क्या किया कि फुल पाई रेडियन जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाय 2 जितना हुआ, तो हम लोग ने आंसर क्या किया पाई माइनस पाई बाय 2। तो जब डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में सेम रहेगा तो ऐड करना है, डिफरेंट डायरेक्शन हुआ तो माइनस करना है। ओके आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, जो थीटा एंगल चल रहा ऑब्जेक्ट तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उसके ऊपर उसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग आंसर निकालेंगे ऑफ कोर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना बहुत रिपीटेटिव आता है टेस्ट वगैरह में। देखो, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक इन 12 आवर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट आवर हैंड का, सेकेंड मिनट हैंड का, थर्ड सेकेंड हैंड का। करेक्ट। अभी आप मुझे बताओ कि 12 आवर्स में आवर हैंड कितनी बार घूमता है? एक बार। 24 आवर्स में कितनी बार घूमता है? 2 बार। तो अभी हम लोग को 12 आवर का पूछा है तो एक बार ही घूमता है, तो 1 × 2 पाई, पूरा एक सर्कल लगाने को 2 पाई रेडियन लगेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। और एक ही बार घूम रहा है इसलिए 1 × 2 पाई कर दिया रेडियंस। वैसे ही मिनट हैंड का कैसे होता है? मिनट हैंड 1 आवर में पूरा एक बार सर्कल करके आता है। करेक्ट। 1 आवर कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड पूरा सर्कल करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 12 आवर्स कंप्लीट करने के लिए वो 12 × 2 पाई टाइम्स सर्कल करता है, मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। 1 आवर के लिए 1 फुल रोटेशन ऑफ मिनट हैंड। करेक्ट। तो 12 आवर्स के लिए 12 पूरा रोटेशन, तो 12 × 2 पाई हो जाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। 12 टाइम्स वो पूरा सर्कल घूमता है मिनट हैंड, तो इसका हो गया 12 × 2 पाई रेडियंस। वैसे ही सेकेंड हैंड क्या होता है? सेकेंड हैंड 1 मिनट में एक बार पूरा घूमता है। करेक्ट। तो 60 मिनट्स में 60 टाइम्स घूमेगा। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर में पूरा 60 टाइम्स घूम रहा है, तो 12 आवर में कितना? 12 × 60 टाइम्स घूमेगा, तो 12 × 60 एंड उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट × 2 पाई, मतलब 12 × 60 टाइम्स 2 पाई, मतलब पूरा सर्कल को कवर कर रहा है, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हो गया 12 × 60 × 2 पाई रेडियंस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें आपको अभी हम लोग ने सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस किया, बट आपको क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी वगैरह पे भी आता है, सेम यही वाला आवर हैंड मिनट हैंड एंड, बट ये आपको पता रहेगा ना इसका टोटल एंगल कवर कितना हुआ मिनट हैंड का सेकंड हैंड का, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। वरना लोग आवर हैंड का इजीली बता देते, बट मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड दे गेट कंफ्यूज। आपको पता है क्लॉक कैसे चलता है, ये सब आपको पता है, बट स्टिल यू गेट कंफ्यूज। तो एक बार अच्छे से समझ के एंड देन पेपर में आया तो आप इजीली कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे एंगुलर स्पीड। जैसे हम लोग ने नॉर्मल काइनेमेटिक्स में ऐसे ही कवर किया था। पहले हम लोग ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, इधर क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग ने पढ़ा था स्पीड के बारे में, तो इधर अभी हम पढ़ेंगे एंगुलर स्पीड के बारे में। करेक्ट। तो एंगुलर स्पीड भी वैसे ही होता है जैसे हम लोग ने स्पीड पढ़ा है, इन टाइम टी एंड एट टाइम टी। इन टाइम टी मतलब एवरेज एंगुलर स्पीड, तो एवरेज एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? जितना एंगल कवर हुआ है डिवाइड बाय टोटल टाइम। करेक्ट। एंड एट टाइम टी मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, मतलब उस इंस्टेंट का एंगुलर स्पीड चाहिए, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, एंगुलर स्पीड इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बाय dt।
कर सकते। तो अभी स्लोप आया, ग्राफ आया थीटा और टी का, तो हम लोग ये ढूंढ सकते हैं एंगुलर स्पीड, करेक्ट। अभी ये जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, तो इधर भी यही है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू डी टी। तो अगर टी के टर्म में या वेरिएबल में कुछ रहेगा, थीटा कुछ दिया रहेगा, तो हम लोग उससे हम लोग एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। एंड अभी हम लोग बात करेंगे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। स्केलर स्पीड आने के वजह से दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड है, देखो ध्यान से, स्पीड के वजह से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी रहता तो वेक्टर क्वांटिटी होता, बट इधर वेक्टर क्वांटिटी कौन सा, स्पेसिफिक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज होता। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर स्पीड। मतलब जो एंगुलर स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ना, वही एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। बस वेलोसिटी में क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ये वेक्टर होने के वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये दो डायरेक्शन शो करेगा। सो इसके वजह से हम लोग ने जो नॉर्मली स्पीड एंड वेलोसिटी का जो डिफरेंस पढ़ा है ना, वही है इधर भी। वहाँ पे स्पीड कितना, हाउ फास्ट इट गोज, एंड वेलोसिटी क्या, हाउ फास्ट इट गोज एंड वेयर इट गोज, करेक्ट। तो इधर भी वही चीज़ है। इधर एंगुलर स्पीड का मतलब क्या है कि कितना एंगल चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। बट एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, कितना चेंज हो रहा है प्लस किधर चेंज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये एक्सियल वेक्टर होने के वजह से इनका सिर्फ दो डायरेक्शन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, दिस डायरेक्शन, इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे, एंड क्लॉकवाइज ये, इसको ऐसे शो करेंगे, करेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, फाइंड एंगुलर स्पीड। अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके एंगुलर स्पीड ढूंढ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2t प्लस 2, करेक्ट। तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया। तो वैसे ही हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते थे ना, पोजीशन से वेलोसिटी लाते थे, इधर भी वही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सीलरेशन लाएंगे, करेक्ट। तो ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 7 रोटेशन इन 22 सेकेंड्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, देन फाइंड एंगुलर स्पीड। अभी एंगुलर स्पीड इन है, मतलब एवरेज एंगुलर स्पीड की बात हो रहा है। तो टोटल एंगल जितना कवर हुआ डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो क्या बोला है, 7 रोटेशंस हो रहा है, मतलब 7 इंटू 2 पाई बोल सकते हैं क्या, टोटल एंगल इतना कवर हुआ होगा, बोल सकते हैं। फिर टोटल टाइम दे के रखा है 22 सेकेंड्स, करेक्ट। अभी 7 बाय 22 इंटू 2, और पाई का वैल्यू क्या हो जाता है 22 बाय 7, तो इधर से 7 7 कट, 22 कट, तो क्या आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर स्पीड, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना लेवल का क्वेश्चन लिया था, वरना ऐसा क्वेश्चन ये आ सकता है बट बहुत रेयर चांसेस है इतना इजी क्वेश्चन डालने का। अभी हम बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो वी गेट एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग को अभी एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन भी वैसा ही है, इन टाइम टी एंड एट टाइम टी। इन टाइम टी में हम लोग नॉर्मली जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है डिवाइड बाय टोटल टाइम, करेक्ट। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, करेक्ट लिख सकते हैं। वैसे एट टाइम टी आया तो उस इंस्टेंट पे हम लोग को एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, ये चीज़ तो बताया। एट टाइम टी मतलब उस इंस्टेंट पे हम लोग को एंगुलर एक्सीलरेशन ढूंढना है, जो चेंज आया, चेंज इन अपना रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम कर दिया तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है, ऑफकोर्स एक्सीलरेशन वेक्टर है, तो इधर भी ये एक्सियल वेक्टर है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन पे उसका डिपेंडेंसी होता है, दूसरे अपना नॉर्मल डायरेक्शंस जैसे हम लोग सीखते थे स्ट्रेट लाइन वगैरह में, वैसा नहीं होगा इधर। तो
हम लोग ने याद रहेगा a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये वाला एक फॉर्मूला लिखा था, डिराइव किया था, उसको बहुत जगह यूज किया था। इधर भी वही चीज होगा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सिलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड बाय एंगुलर टाइम, करेक्ट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग को ये मिल जाएगा डी स्क्वायर थीटा एंड डी टी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर थीटा को हम लोग ने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तभी हम लोग को एंगुलर एक्सिलरेशन मिलता है, करेक्ट। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी डब्ल्यू बाय, सॉरी इधर डी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जब हमारा एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट रहेगा तो अभी ये ना कनेक्ट करने का कोशिश करो विथ स्ट्रेट लाइन। जब वहाँ पे हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट था तो उसका मतलब क्या था कि जो चेंज हो रहा है पोजीशन में वो सब इंस्टेंट के लिए सेम हो रहा है, करेक्ट। तो इधर भी यही मतलब है कि जो एंगल चेंज हो रहा है ना वो हर इंस्टेंट के लिए सेम हो रहा है, इसके वजह से उसका एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट होने की वजह से हम लोग जब उसका एंगुलर एक्सिलरेशन निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो हम लोग का एंगुलर एक्सिलरेशन मिलता है जो हो जाएगा 0। जब ओमेगा ही मतलब जो एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी है वही कांस्टेंट है, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग को 0 ही मिलेगा, तो हम लोग को 0 मिल जाएगा एंगुलर एक्सिलरेशन। एंड जब एक्सिलरेशन ही नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा, करेक्ट। तो कंडीशंस क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, जो एंगुलर एक्सिलरेशन है वो 0 होना चाहिए एंड जो ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट इन सेंस उनका हर इंस्टेंट पे जो एंगल में चेंज आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन फॉर होल जर्नी सेम होना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो क्लॉकवाइज, ओके। बट हम लोग जब एंगुलर स्पीड हर इंस्टेंट पे इंक्रीज करते जा रहे, डायरेक्शन को सेम रखा है, सिर्फ हम लोग एंगुलर स्पीड को हर इंस्टेंट पे इंक्रीज करते जा रहे, मतलब जो एंगल है और टाइम टेकन मतलब हर इंस्टेंट पे बढ़ता जा रहा है जो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्या, स्पीड इज इंक्रीजिंग, बोल सकते हैं। तो एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग बट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम लोग अभी इधर ओमेगा कुछ है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंगुलर स्पीड, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ एक्सिलरेशन एंगुलर एक्सिलरेशन मिलेगा, करेक्ट। तो इसमें हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि एंगुलर एक्सिलरेशन 0 है, नहीं है इधर 0, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, एक तो एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड दोनों 0 होना चाहिए, सॉरी दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट इन सेंस क्या, एंगल हर इंस्टेंट पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम होगा एंड सेम एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसके वजह से वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग का एंगुलर एक्सिलरेशन मिलता है जो 0 हो जाएगा, करेक्ट। बट जब हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं उसमें हम लोग हर इंस्टेंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या, हर इंस्टेंट का एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी इधर सेम है क्योंकि अपना डायरेक्शन भी एक ही उसमें है, सेम है, डायरेक्शन भी फुल जर्नी के लिए सेम है, ये चीज़ लिखा हुआ है। बट इधर ये फोकस ना करके ये फोकस करो कि एंगुलर स्पीड हर इंस्टेंट पे इंक्रीज हो रहा है तो उसके वजह से वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो उसका एंगुलर एक्सिलरेशन कुछ ना कुछ आएगा, करेक्ट। तो वो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी बाय डी टी, तो हम लोग को मिल जाता है एंगुलर एक्सिलरेशन, करेक्ट, मिल जाता है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लोग ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जस्ट समझाने के लिए ये चीज़ किया है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा एक टॉपिक फिर से हम लोग पढ़ेंगे। सो जस्ट इधर हम लोग ने वो दिया कि एंगुलर एक्सिलरेशन ओमेगा क्या चाहिए तभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अभी हम लोग ये देखते हैं, इसमें देख पा रहे कि जो ओमेगा है मतलब एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करेक्ट। एंड जो एंगुलर एक्सिलरेशन वर्क कर रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में ये पता है वेलोसिटी इधर है, इसका एक्सिलरेशन भी इधर लग रहा है, तो हम लोग क्या बोल देते थे, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो इधर भी बोल सकते हैं ना एंगुलर स्पीड जो है
हम लोग इधर बोल सकते हैं ना स्पीड इज इंक्रीजिंग। वैसे ही इधर अभी हम लोग देख पा रहे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो v आगे है तो a ऐसे ऑपोजिट में है। तो इधर क्या होता था, स्पीड डिक्रीज होता था ऑलवेज। तो इधर भी वही चीज़ होगा, स्पीड डिक्रीजिंग। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग ने ये जस्ट इसलिए लिया कनेक्ट करने के लिए, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इधर भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में वर्क करता था। मतलब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो स्पीड ऑफकोर्स इंक्रीज होता था, इधर भी वही होगा। एंड डिफरेंट डायरेक्शन में रहेंगे तो ऑब्जेक्ट पे जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, इधर भी वही होता है। सो कनेक्ट करने के लिए जस्ट हम लोग ने ये एग्जांपल दिया। अभी हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सीलरेशन इज इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अभी हम लोग ने जैसे नॉर्मल एक्सीलरेशन पढ़ा था वो 3 टाइप का होता है। एक तो 0 हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है, या वेरिएबल हो सकता है। करेक्ट। अगर 0 रहेगा तो अभी हम लोग ने पढ़ा उसका एंगुलर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट होगा। करेक्ट, मतलब भी क्या, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा, बराबर। पर अगर एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब t के टर्म पे या x के टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो वो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट एंड इंटीग्रेट करके आंसर ला सकते हैं। वैसे ही अगर एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है लाइक पाई या 4, 3 ऐसा कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आंसर्स ला सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल एक्सीलरेशन के लिए किया था वही इधर करना है। मतलब जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तभी हम लोग वहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे, इधर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, बट इधर जो टर्म्स है वो चेंज कर देंगे। लाइक हम लोग वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लेते थे, इधर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। वहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते थे, इधर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो बस वही चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगे। वो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फिर से एक बार लिख के। करेक्ट। तो अभी ये चीज़ तो पता है कि अगर एंगुलर एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, तो वेरिएबल हुआ तो हम लोग डिफ्रेंशिएट एंड इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे होगा, ये चीज़ हम लोग ने सीखा है, बट हम लोग ने किसके लिए सीखा है, एक्स वी एंड इसके लिए। तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा ओमेगा एंड अल्फा के लिए। तो जब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी पे जाना है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। करेक्ट। फिर एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सीलरेशन जाना है तो एंगुलर वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। तो हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर लिखा स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ तो हम लोग को एंगुलर एक्सीलरेशन दिखाएगा उसका स्लोप। करेक्ट। तो वही चीज़ें हैं जो हम लोग ने पढ़ी है, बट इधर टर्म्स चेंज हो गया, जस्ट उतना ही बात है। एंड जब हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन से एंगुलर वेलोसिटी पे आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते थे। बट इधर क्या मिलता था हम लोग को, वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। तो इधर भी वही मिलेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। उसका एरिया ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन और टी ग्राफ जो है वो हम लोग, उसका एरिया विल हम लोग को गिव दिस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट। अभी हम लोग जब एंगुलर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो मिलेगा। करेक्ट। तो एरिया है ओमेगा टी ग्राफ का, वो भी हम लोग को क्या शो करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। करेक्ट। तो अभी इसका हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, तभी फिर से आपका रिवाइज ही हो रहा है, इसमें कुछ नया हम लोग ने सीखा नहीं है। फर्स्ट चैप्टर आता है, देन दिस इज रियली वेरी इजी। तो हम लोग ने ऊपर लिखा था S इज इक्वल टू आर थीटा, तो S इज डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। करेक्ट। तो इधर हम लोग ने लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स को एक साथ लिखा। तो अभी हम लोग ने सिर्फ अभी डिस्टेंस के टर्म्स में लिखा, तो हम लोग वेलोसिटी एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उन दोनों का रिलेशन बना सकते हैं। तो हम लोग ने बनाया, तो S इज इक्वल टू आर थीटा को हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया, तो हम लोग को आ गया ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई टी। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया। करेक्ट। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग को मिला dv बाई डी टी। dv बाई डी टी इज वॉट, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। करेक्ट। तो इज इक्वल टू आर इंटू एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम लोग ने जो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये चीज़ हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इधर फिर से रिवाइज करवाती हूँ। तो हम लोग को अभी जो मिला एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, इधर जो एक्सीलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। करेक्ट।
तो अभी हम लोग ने सिर्फ ऊपर हम लोग ने प्रॉपर वेलोसिटी को डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, डिस्टेंस को डिस्कस किया, बट इधर हम लोग ने सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्यों डिस्कस किया, इसका नेट एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन का टाइप्स पढ़ते। टाइप्स इन सेंस इतने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, तो सर्कल में कैसे उनको यूज करना है हमें वो पढ़ना है हमें। तो अभी हम लोग ये चारों टाइप मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। अभी नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हम लोग ने पढ़ा था उसका मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट। अभी वेलोसिटी कौन से दो चीज़ों से बन के मिल के बनता है, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो हम लोग ने क्या किया, जो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है उसको हम लोग ने बोल दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन है उसको हम लोग ने बोल दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। एंड जो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अभी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन रेट इन चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी विद द हेल्प ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उनके डायरेक्शन के हेल्प से, सर्कुलर मोशन में बोल सकते हैं। ये चीज़ अभी हम लोग ने इधर ऊपर भी देखा, करेक्ट, देखा ये चीज़। तो इसलिए इसके वजह से जो हम लोग को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मिलता है ना वो R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो इससे हम लोग को समझ सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी के हेल्प से कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके हेल्प से हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जो कि है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, करेक्ट। तो जो हम लोग को ओवरऑल एक्सेलरेशन निकालना है ना फॉर सर्कुलर मोशन, उसके लिए हम लोग को ये दोनों लगेगा। ओवरऑल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगेगा। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा हम लोग को, विद द हेल्प ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का चेंज बाय टाइम हम लोग को बता पाएगा कि स्पीड इंक्रीज है डिक्रीज है क्या है, एंड उसके हिसाब से हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे, करेक्ट। तो अभी हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों निकालेंगे तभी हम लोग को नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम तो ये देखते हैं। अभी हम लोग ने ये चीज़ ऐसे लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, करेक्ट। तो अभी जब ये एक ऑब्जेक्ट है कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है तो हम लोग रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। एंड उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे लिख सकते, करेक्ट। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, करेक्ट। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग को अगर मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो हम लोग ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, करेक्ट, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर। तो अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बस अभी हम लोग ने क्या सीखा कि नेट एक्सेलरेशन को बनने के लिए हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड जो इंडिकेट कर रहा है, एंड रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन जो बता रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। जैसे अभी हम लोग ने फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग ने ये क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R इंटू अल्फा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के हेल्प से ये पता चलेगा कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अभी उसके हेल्प से, अभी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज के हेल्प से हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसके वजह से ये फॉर्मूला पे डिपेंड होता है। एंड अभी हम लोग आगे बढ़ते जिसमें अभी हम लोग सेकेंड केस पढ़ते। ये हम लोग ने क्या पढ़ा था, जब ये ऊपर वाला पढ़ा था फॉर जब एंगुलर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, देन हम लोग ने रिलेशंस ढूंढा लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स में। एक बार हम लोग को रिलेशन मिला, देन हम लोग को सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूला पता चला जो सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड दिखा रहा था। तो हम लोग ने पूरा एक्सेलरेशन को डिटेल में देखा कि कैसे रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एंड दोनों रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन पे नेट एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, करेक्ट। फिर वो देखने के बाद हम लोग अभी ये देखेंगे, जब हम लोग ने एंगुलर एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया तो हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था वो केस में क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या, ओमेगा कांस्टेंट है, करेक्ट। ओमेगा कांस्टेंट बोल रहे हैं तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अभी एक्सेलरेशन जीरो है, करेक्ट, और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों कांस्टेंट है। तो जो स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है ऑन सर्कमफरेंस वो भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इधर इंक्रीज नहीं हो रहा। दोनों एक एंगुलर अभी इधर ही हम लोग ने देखा
जब ये दोनों कुछ एक डायरेक्शन में था तभी इंक्रीज हो रहा था स्पीड। अभी इधर जब ये एंगुलर एक्सिलरेशन 0 ही होगा एंड ये कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड रहेगा वो भी स्पीड रहेगा वो कांस्टेंट होगा। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ये तो बात किया हम लोग ने। तो अभी जो डायरेक्शन है वो तो हर उसके साथ हर इंस्टेंट के साथ चेंज होता जाएगा, करेक्ट। जो कौन सा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सरकमफरेंस है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन पे जो ऑब्जेक्ट है इसको कुछ v वेलोसिटी है, v स्पीड है, करेक्ट। तो इसका जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। मतलब क्या कि जो एंगल बना रहा है दो पॉइंट के बीच में हर इंस्टेंट पे वो सेम है एंड वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट जब भी हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड का बारे में बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। वो समझा हम लोग को, वो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर एक्सिलरेशन है वो 0 है, तो उसके वजह से जो इंक्रीज आना चाहिए स्पीड में वो आएगा ही नहीं, वो उतना ही कांस्टेंट रहेगा। बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्यों? जस्ट बिकॉज डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। मतलब इधर डायरेक्शन फिर से वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा, इधर फिर से चेंज हो जाएगा, करेक्ट। इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भले कांस्टेंट है, वो डिपेंड कौन सी चीज़ों पे कर रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐसा क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही मूव हो रहा है एंड एंगल उस हिसाब से ही चेंज हो रहा है हर इंस्टेंट में, जो कि सेम है। हर इंस्टेंट पे जो एंगल चेंज हो रहा है वो सेम है, मतलब कांस्टेंट है, करेक्ट। इसके वजह से एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट नॉर्मल जो वेलोसिटी है, जो हम लोग सरकमफरेंस के अलोंग देख रहे हैं, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, जस्ट बिकॉज उसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर रखो कि एंगुलर वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी को सेम मत समझना, दोनों अलग है। एंगुलर टर्म किसके लिए यूज होता है? जब एंगल बन रहा है। एंड ये नॉर्मल टर्म्स कभी यूज होता है जब हम लोग उसके सरकमफरेंस के अलोंग चीजें बात कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोमेंटम भी वेरिएबल हो जाएगा। मोमेंटम इज m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेरिएबल। तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो सबको पता है। उसमें जो वेलोसिटी, जो v का टर्म है, स्पीड है, तो इधर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने के वजह से जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग इधर बोल सकते हैं क्या, अभी हम लोग एक्सिलरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एक्सिलरेशन क्या होता है? नेट एक्सिलरेशन सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल, करेक्ट। अभी टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्या होता है? r इंटू एंगुलर एक्सिलरेशन। ये 0 है तो जो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का वैल्यू आएगा वो भी 0 होगा, करेक्ट। ये हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं और एक टर्म में बात कर सकते हैं, जैसे इधर फॉर फुल सर्कुलर मोशन जो स्पीड है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, देखो स्पीड इज कांस्टेंट। तो इधर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से रेट ऑफ चेंज इन स्पीड 0 है, इसके वजह से जो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है वो 0 हो गया, करेक्ट। ये भी बोल सकते हैं, एंगुलर एक्सिलरेशन से कनेक्ट करके भी बोल सकते हैं। अभी ये दोनों को आप कनेक्ट करके खुद से सोचो थोड़ा, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का ये डायरेक्शन देखो चेंज होता जा रहा है, करेक्ट। तो इधर सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ऑफकोर्स 0 तो नहीं है, इसके वजह से जो नेट एक्सिलरेशन है वो भी 0 नहीं है। क्यों? वेलोसिटी चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, जस्ट बिकॉज डायरेक्शन में चेंज आने के वजह से सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लग रहा है, इसलिए नेट एक्सिलरेशन इस बार जो आएगा वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ही होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सिलरेशन तो ऑलरेडी 0 है, करेक्ट। तो अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे चेंज इन स्पीड, अगर हम लोग ने ये जो सर्कुलर मोशन पे उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट देख लिया, उन दोनों पे स्पीड जो है वो v के इक्वल ही है, करेक्ट। तो हम लोग ने जब उसके बीच का चेंज इन स्पीड निकाला तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट पे जो स्पीड है वो v है, तो v माइनस वी इज 0। बट हम लोग ने जब चेंज इन वेलोसिटी निकाला तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो इधर कुछ डायरेक्शन रहेगा, इधर भी कुछ डायरेक्शन रहेगा इसका। तो अभी हम लोग ने डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना सकते हैं 2v sin θ/2, जो हम लोग ने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, या फिर हम लोग इसका कंपोनेंट्स लेके एक्स एंड वाई एक्सिस का देख के एंड देन चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बट यूजिंग दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी इजी, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी हम लोग ने एक्सिलरेशन का ऊपर भी बात किया, इधर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सिलरेशन 0 हो गया, बट सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कुछ तो है, तो उसका वैल्यू क्या होगा वो ढूंढते हैं।
तो इधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। देन हम लोग ने जो ये आया ना वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 बाय आर साइन आर थीटा बाय 2, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एवरेज। अब इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं जा रहे क्योंकि इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर हम लोग ने बात किया, हम लोग को एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से बहुत कुछ लेना देना है। तो हम लोग ने जब इसको इक्वल टू 0 मतलब बहुत थीटा एंगल बहुत छोटा मान लिया, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट लिख सकते हैं। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर बाय आर। तो अभी वी स्क्वायर बाय आर को हम लोग और 2-3 तरीकों में लिख सकते हैं, जैसे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। वी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा आर भी है, करेक्ट, तो ऐसे लिख सकते, तो इधर ये कट हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। या फिर हम लोग ओमेगा को है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इधर भी लिख के रखा है थीटा बाय टी 2 बाय टी, एंड 2 बाय टी को हम लोग 1 बाय टी इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी बोलते हैं, करेक्ट। तो एफ लिख दिया, तो एफ के टर्म्स में भी हम लोग को आंसर मिल गया क्या, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग ये टर्म्स में लिख सकते हैं, इसमें से भी ये ओमेगा का भी वैल्यू याद रखो इतना सब, सो दैट आपको कभी भी कोई भी टर्म के बीच का रिलेशन वगैरह भी पूछा तो आपको आ सकता है, आप ये इतना छोटा सा डेरिवेशन कर भी सकते हो या याद भी रख सकते हो। तो हम लोग को इधर कंक्लूजन क्या मिला, जो नेट एक्सीलरेशन रहेगा ना वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल ही होगा। तो जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, करेक्ट। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का हम लोग को फॉर्मूला भी मिल गया वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट। तो अभी हम लोग एक सर्कल में ऐसे दिखा सकते हैं क्या, ये रेडियस आर है, ये कुछ ऑब्जेक्ट है विथ वी वेलोसिटी, इसका हर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इधर डायरेक्शन ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर इसका डायरेक्शन ये है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जाएगा हर इंस्टेंट पे, तो उसको हम लोग वी स्क्वायर बाय आर से डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग इधर ये बोल सकते हैं क्या, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब अभी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो हम लोग कौन से बेसिस पे बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के टर्म्स में, मतलब जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट विद द हेल्प ऑफ जो हम लोग ने लीनियर टर्म्स के लिए जो एक्सीलरेशन पढ़ा है, जो हम लोग ने ये सर्कल के सरकमफरेंस पे लगा के सब देखा एक्सीलरेशन वेलोसिटी, तो हम लोग को पता चलता है कि जो ये सब लीनियर टर्म्स है उसके हिसाब से इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इधर जो एक्सीलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल, मतलब हर उस पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, करेक्ट, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके वजह से इधर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है फॉर लीनियर टर्म्स इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझा होगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये अभी डॉट प्रोडक्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ने वेक्टर्स में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो हम लोग चैप्टर्स जब स्टार्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब वर्क एनर्जी पावर से पहले वो सीखना पड़ेगा, एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को रोटेशनल डायनेमिक्स से पहले सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इधर उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था वेक्टर्स में। बट इधर ये जो टर्म्स है वो समझने के लिए जस्ट मैं बताऊंगी कि जब भी है ना दो टर्म्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो हम लोग उसको ऐसा डॉट प्रोडक्ट करके इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, ऐसा किस लिए हो रहा है, वो सब हम लोग तब भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जस्ट ये याद रखना है आपको। अभी इधर देख पा रहे हो कि जो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए बात हो रहा है, देखो इधर टेंजेंशियल 0 है, तो जो वेलोसिटी है एंड जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, करेक्ट। तो हम लोग उसको इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है मतलब जो स्पीड है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है। वैसे ही आर और थीटा वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वी और ओमेगा मतलब क्या, अभी इधर जो आर है वो कुछ ऐसा होगा एंड जो थीटा है वो कुछ ये होगा, करेक्ट, इनसाइड होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो भी परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ना आर के साथ एंड ये वी के साथ। ये ओमेगा भी जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे, करेक्ट।
एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब वो ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो वो भी 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इज परपेंडिकुलर टू थीटा एंड वी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा। ये रिलेशन याद रखो। एंड लास्ट रिलेशन एक्सीलरेशन और रेडियस का। अभी हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है वो आर वेक्टर ऐसा है एंड जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग एक्सीलरेशन डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके वजह से उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये अभी के लिए आप थोड़ा याद रख लो, हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा पक्का। सो अभी हम बात करेंगे जब हम लोग ने एंगुलर एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लिया। अभी हम लोग ने ऊपर बात किया क्यों एंगुलर एक्सीलरेशन को 0 लिया, तब भी हम लोग ने ये पूरा चीज़ें पढ़ा, सब उसके बारे में हम लोग ने सब डिटेल में पढ़ा। हम लोग ने एंगुलर टर्म्स में तो पढ़ा, बट हम लोग ने उसको लीनियर टर्म्स में भी पढ़ा एंड उसको सबको हम लोग ने एक दूसरे के साथ रिलेट भी किया। जब अभी एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, जो वी फाइनल है, जैसे हम लोग ने नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा एक्सीलरेशन, तभी जो फॉर्मूलाज यूज़ किए देन वही इधर यूज़ करना है। कैसे देखो, वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल इज इक्वल टू ए टी लिखा था, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास। तो इधर बस हम लोग ने वी के जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर टर्म्स आ जाएगा। बस ये आप एक बार पढ़ लो, सब जगह एंगुलर टर्म्स आ जाएगा नॉर्मल लीनियर टर्म्स के जगह पे। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जिसमें स्पीड वेरिएबल होगा, हाँ, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल होगा, हाँ, जिसका डायरेक्शन तो ऑफकोर्स वेरिएबल होगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगा जस्ट बिकॉज स्पीड इज वेरिएबल। तो इसका जो वर्क डन है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। इसमें जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ड्यू टू स्पीड वेरिएबल होने के वजह से ये भी नॉन जीरो होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन वो भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के पास जो एंगुलर वेलोसिटी जो एंगुलर स्पीड था वो कांस्टेंट हो गया था, इसके वजह से ये 0 हो गया था। बट इधर ये स्पीड ही वेरिएबल है, तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन रहेगा वो भी वेरिएबल रहेगा, मतलब 0 रहेगा, 0 नहीं रहेगा, नॉन जीरो रहेगा कुछ। एंड जो हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो आर इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी इधर 0 नहीं रहेगा। तो जो नेट एक्सीलरेशन है वो टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग और डिटेल में समझते। अभी हम लोग जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो जब उसमें 2 टाइप्स हो सकता है, एक तो स्पीड इंक्रीज हो सकता है, या तो स्पीड डिक्रीज हो सकता है, या तो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। तो स्पीड कांस्टेंट होगा वो वाला कंडीशन तो हम लोग ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, वो चीज़ें के उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को इतना पता है कि जब स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उसके वजह से कुछ एक्सीलरेशन बनेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन बनेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन बनने के वजह से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, करेक्ट। ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में चेंज आएगा। एंड जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट का अलोंग द सरकमफरेंस, उसके वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बनता है, मतलब हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो नेट एक्सीलरेशन बनेगा उसके हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्पीड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, करेक्ट, बोल सकते हैं ये चीज़ को। तो अभी देखते हैं, जब हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को इधर वी वेलोसिटी से वी वेलोसिटी दिया तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था ना अलोंग द स्पीड ही था, एंड जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसका डायरेक्शन ये शो कर रहा है, करेक्ट। तो जो नेट एक्सीलरेशन बना ना वो कुछ ऐसा था। एंड जब नेट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री या 0 डिग्री के बीच में होगा ना, देन हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोग इसको जो थीटा है वो कैसे ढूंढ सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बाय टेंजेंशियल करके। इधर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, करेक्ट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी ऊपर पढ़ा बराबर। जो एंगल निकालना है ना हमको वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग डायरेक्टली एक्सीलरेशन को मैग्नीट्यूड से ऐसे ढूंढ भी सकते हैं, करेक्ट।
बस इसमें कंडीशन क्या चाहिए स्पीड इंक्रीज होने के लिए, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग रहा है, देन द जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंड केस क्या है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में स्पीड है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगने के वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अभी भी उधर ही लग रहा है जिधर लग रहा था। वो क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है टूवर्ड्स द सेंटर वाला। ओके तो इसका अभी भी डायरेक्शन यही रहेगा टूवर्ड्स द सेंटर वाला। तो बट अभी इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी है वो ऑपोजिट होने के वजह से इनका जो नेट एक्सीलरेशन रहेगा वो कुछ इधर बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी और जो नेट एक्सीलरेशन के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा है। करेक्ट बोल सकते हैं ये चीज़। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा तो हम लोग बोल देते हैं ना कि स्पीड डिक्रीज होगा। करेक्ट, तो इधर भी वही चीज़ होगा। जब हम लोग का दोनों जो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के लिए भी स्पीड इंक्रीज होगा। तो इधर भी वही चीज़ है। ओके सिर्फ वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। दूसरा सब चीज़ें हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पर ही डिपेंड करेगा। फिर आ जाएगा एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी, दोनों नेगेटिव, उसका हम लोग का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कुछ नेगेटिव में आएगा, इधर क्या पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल इज 0 से 90 डिग्री के बीच का इंक्रीजिंग वाले केस में, डिक्रीजिंग वाले केस में एंगल ही 90 से 180 डिग्री के बीच का है। देन हम लोग हमेशा की तरह एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी ढूंढ सकते हैं। बस हम लोग को इससे क्या पता चलेगा, स्पीड डिक्रीजिंग। तो हम लोग को इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चंस नहीं आता। हम लोग को क्या क्वेश्चंस आता है कि हम लोग को एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल के दे दिया, उनके बीच का एंगल दे दिया, तो हम लोग को समझ जाएगा कि स्पीड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एंड देन नॉर्मली जो हम लोग ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना वही लगाना है एंड आंसर्स लाना है। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट में कंफ्यूज मत होना, आपको इतना ही समझना है। मतलब इसमें ज़्यादा आपको पीएचडी भी नहीं करना, इतना जो हम लोग ने इस पेज पे लिख के रखा है ना उतना ही आपको इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए समझना है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो है ना जो ये हमारे पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ वेलोसिटी है, तो उसी डायरेक्शन में अभी हम लोग ने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में लिया। करेक्ट, तो इधर क्या हो गया, ये स्पीड इंक्रीजिंग हो गया क्योंकि जो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का एंगल इज 0 एंड 90 डिग्री के बीच का। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या स्पीड इंक्रीजिंग है ये वाले केस में। बट हम लोग इधर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग के पास कुछ नेट एक्सीलरेशन बना बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो जो हम लोग ये थीटा एंगल बना, करेक्ट, उसको हम लोग ए साइन थीटा बाय एक नॉर्मल हम लोग वेक्टर्स को कैसे वो करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, वही इधर करना है। मतलब ये जो ए वेक्टर है उसको हम लोग ने रिजॉल्व कर लिया ए एक्स एंड ए वाई में। तो जब हम लोग ने ये थीटा एंगल के हेल्प से रिजॉल्व किया तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया वो ए साइन थीटा हो गया एंड जो सेंट्रीपिटल आया वो ए कॉस थीटा हो गया। तो अभी है ना आप रटना मत कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए साइन थीटा ही होगा, ऐसा नहीं रट सकते, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोग ने एंगल अभी इधर लिया है। बट अगर हम लोग एंगल इधर लेते तो हमारा इधर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाता वो ए कॉस थीटा हो जाता। तो हम लोग को एंगल देख के उसको रिजॉल्व करना है। ये हम लोग ने बहुत क्वेश्चंस में किया है, अभी ये चीज़ आपको आता है अच्छे से। तो इसका एक PYQ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ अ यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड t इज। एंगुलर स्पीड ऑफ अ यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड t इज, क्या हो जाएगा, सर्कुलेटिंग बॉडी मतलब पूरा एक सर्कल घूम रहा है टाइम पीरियड t में, तो उसका एंगुलर स्पीड हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू टोटल एंगल मतलब 2π/t लिख सकते हैं। तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। करेक्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट एनर्जी। करेक्ट, यही चीज़ तो हम लोग ने अभी ऊपर डिस्कस किया था। जब कांस्टेंट स्पीड था तभी वेलोसिटी तो वेरिएबल था डायरेक्शन चेंज होने के वजह से, एक्सीलरेशन भी वेरिएबल था क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा था जो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था। करेक्ट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज होता रहता, वो कांस्टेंट रहता, उसका हम लोग ऐसा कुछ है नहीं। तो एनर्जी जो चीज़ है काइनेटिक एनर्जी, उसमें स्पीड आता है, v जो है वो स्पीड को इंडिकेट करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी भी कांस्टेंट था। करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या होगा? नाइन्टी डिग्री, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो इधर ही ये चीज पढ़ा है हम लोग ने, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा तभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन रहा है, करेक्ट। सो 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टू साइक्लिस्ट साइकिल along circular paths of radii r1 and r2 at uniform rates. If both of them take same time to complete one revolution, then their angular speeds are in the ratio. एंगुलर स्पीड्स क्या है? वन रिवॉल्यूशन को सेम टाइम लगा दोनों को, तो एंगुलर स्पीड्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इज 2, मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई बाय दोनों को टाइम सेम लगा। तो इसमें r1 एंड r2 पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं हो रहा है, रेडियस पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं हो रहा है एंगुलर स्पीड, तो हम लोग डायरेक्टली बोल दे सकते कि इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, करेक्ट। इधर ही देखो एंगुलर स्पीड और r का कुछ रिलेशन ही नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। अभी हम लोग आगे पढ़, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर विद एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड इज। स्पीड पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर कर सकते, ये रिलेशन हमें पता है। तो स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड कितना है 2 एंड रेडियस कितना बोला है 10, तो जो ये आ जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चंस देखो कितना इजी है, हम लोग ने जो थियोरी पढ़ा वो बहुत हार्ड था, वो थोड़ा टफ था, बट क्वेश्चंस बहुत इजी आता है सर्कुलर मोशन का। अगर आपको नॉर्मली फॉर्मूलाज पता है, आपको छोटा मोटा सब कंसेप्ट पता है ना, मैं नहीं बोल रही कि आपको सब कंसेप्ट डिटेल में पता होना चाहिए, बस आपको सब कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट लगता है ना, ऐसे ऐसे इसका फॉर्मूलाज है, करेक्ट। तो आपका सर्कुलर मोशन का सब क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन देख, centripetal acceleration of a cyclist completing 7 rounds in a minute along a circular path of a radius 5 meter with a constant speed is। तो अभी हम लोग के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इधर डायरेक्टली वेलोसिटी के टर्म में कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी के भी टर्म में कुछ नहीं है, बट हम लोग के पास 7 राउंड्स है, करेक्ट, मिनट है, करेक्ट, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना क्या अपना 2 पाई 7 राउंड है, 7 इंटू 2 पाई टोटल एंगल बाय टोटल टाइम कवर्ड, तो इसको टाइम कितना है 60, तो इसको 60 सेकेंड क्योंकि 1 मिनट दिया है और हम लोग के पास आंसर में सेकेंड स्क्वायर है, मतलब उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका स्क्वायर इंटू 5, करेक्ट। तो हम लोग लिख सकते 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 22/7 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, करेक्ट। तो इधर से 7 7 कट हो जाएगा। अभी 4 डिवाइड बाई 60 इज 15, अभी ये तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 22 डिवाइड बाई 15 इंटू 6 इज 900, करेक्ट। तो 22 इंटू 22 इज 22 इंटू 22 इज 4 0 2 2 4 484 डिवाइड बाई 900, करेक्ट। इंटू 5 बाकी है इधर, इंटू 5, तो 5 से ये किया तो क्या आ जाएगा 180, तो 484 डिवाइड बाय 180 विल बी द आंसर। तो आप इसको डिवाइड करो तो 90, ये हो जाएगा 242, तो कुछ आ जाएगा 2.7, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। अभी ये क्वेश्चन, इसमें ना ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग सेंटर एट ओ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो डायरेक्टली हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी वो यूज कर सकते, क्या था
2v साइन थीटा बाय 2, करेक्ट? यही था ना, देख लो एक बार, चेक कर लो। 2v साइन थीटा बाय 2, करेक्ट? तो अभी इसको हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू वी साइन थीटा इज 60/2, 30 साइन थीटा क्या हाफ हो जाएगा, तो 2 कट, तो हम लोग के पास जो आया डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, वही हमको यूज करना है। ओके, अगर इधर पूछा होता चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो क्या हो जाता आंसर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वी ही है, बस उसमें चेंज पूछा तो मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्पीड, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता 0। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एक टेस्ट पेपर में जो मैंने दिया था क्लास का, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल्ड, इट्स एक्सिलरेशन बिकम्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सिर्फ एक्सिलरेशन जो डिपेंड करेगा वो सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन में फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हम लोग ने पढ़ा था, क्या हो गया था, 4π² f² r, करेक्ट? तो हम लोग को क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो उसका एक्सिलरेशन क्या होगा, ये डबल हो गया तो इसका 4f हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा एक्सिलरेशन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A body performing uniform circular motion completed 140 revolution in a second. Its angular speed is 140 revolutions in a second. Its angular speed is very easy. ये हम लोग ने किया है सेम क्वेश्चन, 7 revolution 22 minutes वाला. So this is homework. Next, ये क्वेश्चन देखते हैं. Body revolves with a constant speed v in a circular path of radius r. The magnitude of its average acceleration. अभी एवरेज एक्सेलरेशन का हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, करेक्ट? क्या था, v²/r साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, करेक्ट? इसमें क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन डायामेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब डायामेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब उन दोनों के बीच का एंगल इज 180. डायामेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब थीटा इज 180, करेक्ट? तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v²/r, इसको ये तो कुछ नहीं, थीटा 180 है, 180/2 इज 90, साइन 90 इज 1 × 1 एंड थीटा बाय 2. इधर हम लोग 180/2 नहीं लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, तो आ जाएगा पाई और 2 ऊपर चला जाएगा × 2, तो क्या आ जाएगा 2v²/πr है ऑप्शन में, 2v²/πr, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये जब हम लोग ने सीखा था तभी मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला ही याद रखो, फॉर्मूला ही काम आता है, उसका डेरिवेशन कभी काम नहीं आने वाला, इसलिए मैंने इस चीज का डेरिवेशन नहीं बताया. ओके, अभी नेक्स्ट, अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ r. इफ इट इज इंक्रीजिंग its speed at the rate of a meter per second, then the resultant acceleration will be. रिजल्टेंट एक्सिलरेशन मतलब नेट एक्सिलरेशन किस दो चीजों से मिलकर बनता है, करेक्ट? अभी हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा, v²/r, v² का स्क्वायर तो v4 हो जाएगा बाय r², प्लस हम लोग को क्या बोला, इसका स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ a. डायरेक्टली हम लोग को टेंजेंशियल एक्सिलरेशन a दे दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं a². सो ऑप्शन चेक करो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं. जैसे फॉर्मूलाज पता है आपको, क्वेश्चन सब हो जाएगा. कंसेप्ट पता होना चाहिए, बट फॉर्मूला इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंसेप्ट. कंसेप्ट आपको क्लैरिटी देता है माइंड में कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है, बट यूज आपको फॉर्मूला ही करना पड़ेगा. ये द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कल एंड मेजर्ड अलॉन्ग circle is given by s is equal to a t cube. The ratio of the tangential to centripetal acceleration at t is equal to 2 seconds. अभी हमारे पास tangential acceleration क्या हो जाएगा, हम लोग पहले ना इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वेलोसिटी में, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 3α t², एंड एक्सेलरेशन को कर देंगे तो हो जाएगा 6α_t. एंड ये जो एक्सेलरेशन हम लोग को मिला वो हम लोग ने ऊपर भी जब डिस्कस किया था, ये कौन सा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है हमें,
करेक्ट। सर्कल के केस में हमारे पास ये टेंजेंशियल आ गया। तो अभी एक्सीलरेशन जो सेंट्रीपिटल है वो कैसे ढूंढेंगे? डायरेक्टली वी स्क्वायर बाय आर। वी कहाँ पे है? ये देखो 3 अल्फा टी सॉरी बाय आर। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 अल्फा स्क्वायर, टी का 4 टाइम्स, आर कितना है हमारे पास? 12 मीटर्स। अभी हमारे पास टाइम भी दे के रखा है। टाइम क्या है? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो इसको क्या हो जाएगा? 12 अल्फा। इधर हम लोग टाइम डालेंगे तो 2 इंटू 4 टाइम्स तो 16 हो जाएगा। तो 9 अल्फा स्क्वायर 16 बाय 12। तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या 9 3 ज़ा और ये 4, तो 4 4 ज़ा, तो हम लोग को इधर क्या आ जाएगा? 12 अल्फा स्क्वायर। तो जब हम लोग को किसका रेशो पूछा है? टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल, तो ये 12 अल्फा बाय 12 अल्फा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ये कट, तो 1 बाय अल्फा। करेक्ट। इसमें आई थिंक कुछ ऑप्शन में इश्यूज है, आई विल चेक एंड नेक्स्ट टाइम मैं बताती हूँ कि क्या है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 400 मीटर। द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज। अभी आप क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो तो हम लोग को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल गया। देखो, द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये स्पीड का ही एक्सीलरेशन है, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। करेक्ट। अभी हम लोग को चाहिए इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तभी हम लोग नेट एक्सीलरेशन ढूंढ पाएंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर दे के रखा है 40 इंटू 40, आर इज 400, तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग हर टाइम नेट एक्सीलरेशन ढूंढेंगे, वो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम इसका बात करते हैं। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 80 मीटर विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर which is decreasing at the rate of 5 meter per second square at an instant. The angle made by its acceleration with its velocities. तो इसमें क्या बोला? हम लोग को रेडियस दिया है, स्पीड दिया है एंड बोला है वो डिक्रीज हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट में। तो उन दोनों के दो एंगल रहेगा एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच का, वो क्या रहेगा? तो है ना, अभी इसको समझने के लिए ये देखो, ये वेलोसिटी है, ये इधर इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा। करेक्ट। अभी क्या बोला है? द स्पीड विच इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5। अभी दोनों एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और स्पीड एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो इसका मतलब क्या? स्पीड इज इंक्रीजिंग। बट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब इधर है कुछ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तब भी डिक्रीज होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो नेट हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो कुछ ऐसा होगा एंड जो एंगल बनेगा वो 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा होगा एंड 180 से छोटा होगा। सो ये वाला एंगल जो हम लोग को मिलेगा इज द थीटा, द एंगल मेड बाय एक्सीलरेशन विथ वेलोसिटी, वो होगा। तो अभी ऑप्शंस में देखो, 45 90 से छोटा है, नहीं, 90 नहीं आ सकता, 190 180 से बड़ा है, नॉट पॉसिबल, 135 दिस इज पॉसिबल। करेक्ट। तो हम लोग को इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है? वो डिक्रीजिंग वाला हम लोग ने जो सीखा ऊपर, उसका ही कंसेप्ट डायरेक्टली लगाना है, देन एंगल ढूंढना है। ओके, आप इतना सब ना करो एंड आपको क्वेश्चन से इतना ही समझ गया कि 20 मीटर पर सेकेंड है, उसको डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है स्पीड के, तो हम लोग तुरंत ही समझ जा सकते हैं कि जो थीटा रहेगा वो 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा रहेगा। एक ही ऑप्शन वो है। करेक्ट। सो अभी आपको ये चीज़ डायरेक्टली क्लिक हो जाना चाहिए क्वेश्चंस को देख के ही। क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t I cap प्लस 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meters, t is in seconds and I and j denote unit vectors along x and y direction respectively. Which of the following statement is wrong for the motion of particle? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। हाँ, ये सही है कि जो रेडियस है वो 4 मीटर रहेगा। अभी ये कैसे हम लोग बता सकते हैं? अभी हम लोग ने समझो इसको आर स्क्वायर कर दिया पूरे टर्म को, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर। अभी ये 4 को हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी।
करेक्ट। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कुछ भी एंगल तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आर क्या आ जाएगा इधर 4, तो 4 मीटर, ये सही है। सेकेंड इज एक्सीलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। तो ये हम लोग ने ऊपर भी बात किया था कि जो आर वेक्टर कुछ ऐसे होगा, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है, ये चीज़ सीखा था, करेक्ट। तो ये भी राइट है, इज अलोंग माइनस आर बोल सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाय आर वेर आर इज द वेर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्ट। अभी क्वेश्चन में हम लोग को किधर बोला है क्या, कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, या फिर ऐसा बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है, नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या, ये सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो उसका जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा, नहीं। तो देन दिस ऑप्शन में भी रॉन्ग हो सकता है। लास्ट पढ़ते, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा, तो करते हैं फर्स्ट डिफ्रेंशिएट, इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा -4 इंटू 2 बार आ जाएगा एक बार कॉस 2 पाई टी। 2 पाई टी को डिफ्रेंशिएट किया इसलिए 2 बार आ गया। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट उसको करेंगे आई कैप, तो आ जाएगा 4 इंटू 2 कॉस साइन 2 पाई टी जे कैप, करेक्ट। तो हम लोग इसमें से v इज इक्वल टू 8 को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। फिर हम लोग ने क्या किया, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एंड आई स्क्वायर कर दिया, तो फिर से वही हो जाएगा। हम लोग को v का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 8 जितना मिल जाएगा। सो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस, ये क्वेश्चन अच्छे से समझा, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लेंथी क्वेश्चन है ऑफकोर्स, बट आपको अगर सब कंसेप्ट एंड सब फॉर्मूलाज अच्छे से पता है देन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। What happens to the centripetal acceleration of a revolving body if you double the orbital speed v and half angular velocity ये। तो फर्स्ट तो हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये दोनों टर्म डिपेंड हो ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। तो v स्क्वायर बाय आर होता है, ओमेगा स्क्वायर बाय आर होता है। तो अभी हम लोग v स्क्वायर है ना, v इंटू वी बाय आर होता है। भी v का वैल्यू इज ओमेगा आर, करेक्ट। तो इसको हम लोग v इंटू ओमेगा आर लिख सकते हैं ना, तो ये आर आर कट हो जाएगा, तो हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v इंटू ये मिल सकता है। अभी क्या बोला हम लोग ने, ये वाले वेलोसिटी स्पीड को इंटू 2 किया एंड ओमेगा को हाफ किया, तो ये कट हो जाएगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। बस मेन क्या है, आपको ये फॉर्मूला तक लाना इज मेन, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक फॉर्मूला में दोनों चीज़ें है ही नहीं। फिर क्या करते हैं, वी स्क्वायर बाय आर में ही करते हैं एंड बोल देते इट गेट्स क्वाड्रल, मतलब 4 टाइम्स हो गया, वो गलत है। आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, अगर 2 टर्म्स को चेंज करे तो वो दोनों टर्म्स एक फॉर्मूला में लाके उसको करो, ओके, देन करेक्ट आंसर आता है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, देन थीटा क्या होगा, सो इजी, राइट। Next, a car is going around a circle of radius r1 with constant speed. Another car is going around a circle radius r2 with constant speed. If both of them take same time to complete the circles, the ratio of their angular speeds and linear speeds. तो फर्स्ट लीनियर स्पीड क्या होता है, ओमेगा बाय आर, करेक्ट। एंगुलर स्पीड क्या होगा, 2 पाई बाय टी, करेक्ट। तो अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ ओमेगा फर्स्ट ढूंढते हैं। इसमें कोई आर का टर्म आता है, हम लोग ने ये क्वेश्चन ऊपर भी किया था, इसमें कोई आर का टर्म नहीं आता, इसके वजह से जो ओमेगा दोनों का होगा वो, और दोनों का टाइम भी सेम है, तो 1:1 बोल सकते हैं। वही चीज़ अभी हम लोग लीनियर के लिए ढूंढेंगे, तो हमारे पास ओमेगा तो दोनों में सेम आ जाएगा, देखो इधर से समझा। तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी 2, इधर रेडियस का टर्म आता है इसलिए ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्या पूछा है उसके ऊपर हमारा आंसर डिपेंड होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a particle is moving in a circle of radius 3 meter with an angular speed 2 radian per second in clockwise direction as given in the figure. The acceleration of the particle at point P is, point P पे acceleration क्या। अभी हम लोग क्वेश्चन से एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, इसका एंगुलर स्पीड जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, करेक्ट। एंड हम लोग को क्वेश्चन में ये भी दिया उसका जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है,
तो हम लोग इससे ये कर सकते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बोल सकते हैं। अभी जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, एंड जो एक्सीलरेशन अभी बचेगा विल बी द दिस वाला एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो अभी हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को डायरेक्टली, हम लोग को आंसर वही चाहिए ना, एक्सीलरेशन क्या है, बराबर। हम लोग को ये पता है कि टेंजेंशियल 0 है, तो ये जो एक्सीलरेशन आएगा इधर ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू डायरेक्शन वो सेंट्रीपिटल ही होगा, एंड वही नॉर्मल एक्सीलरेशन भी होगा। तो हम लोग ऐसे, इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे होता है ना, वो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे हम लोग को चाहिए एक्सीलरेशन, वो उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। तो हम लोग ने उसको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, ये वेक्टर में दिख रहा है तो हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं इसको, ताकि हम लोग को आई कैप एंड जे कैप में प्रॉपरली आंसर मिल जाए, करेक्ट। अभी ये एंगल इधर 60 है तो इधर इधर रहेगा 60 डिग्री, करेक्ट। तो अभी हम लोग नॉर्मली ए सी कैसे आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्या है 2, 4 × 3 12 हो जाएगा, करेक्ट। 12 क्या इसमें होगा, पर हम लोग को एग्जाम्पल क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, ये जो आएगा वो हम लोग को होगा एसी वेक्टर, बट हम लोग को क्वेश्चंस में आई कैप एंड जे कैप में रिजॉल्व करके दिया हुआ है। ये देखो अच्छे से देखो, रिजॉल्व करके दिया हुआ है, मतलब जो अभी हम लोग ने इधर एंगल बनाया उसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे आ जाएगा 12 × cos 60 एंड इधर आ जाएगा 12 × sin 60, करेक्ट। तो ये करो कैसे आ जाएगा, 12 cos 60 इज हाफ 6 आई कैप माइनस 6 आई कैप, देखो ये माइनस में है, एंड सेकेंड आएगा इज 12 × sin 60 मतलब √3/2 मतलब 6√3। अभी ये भी देखो नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब -6√3 जे कैप। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये समझा ना, देन आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, एंड आप कंफ्यूज मत होना। हम लोग नॉर्मली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाला है ना, वही इधर निकाला है, बस उसको हम लोग ने वेक्टर्स में फिर तोड़ दिया, मतलब आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में उसको आंसर बताया हम लोग ने। इसका एक्सीलरेशन डायरेक्टली पूछा ना, पी पॉइंट पे कितना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या नॉर्मल एक्सीलरेशन है, तो डायरेक्टली 12 मीटर/सेकेंड² आ जाता, बट इधर कंपोनेंट्स में पूछा इसलिए हम लोग ने रिजॉल्व किया एंड देन हम लोग ने आंसर टिक किया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये लेट ए आर एंड ए टी रिप्रेजेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मे बी सर्क्यूलर इफ, मोशन ऑफ द पार्टिकल सर्क्यूलर होगा अगर ये चीज आपको क्लिक होना चाहिए कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता ही नहीं तो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल ही नहीं है। बट एक बार टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ना हो ना तो भी सर्कुलर मोशन हो सकता है, बट रेडियल मोशन ना हो ना, रेडियल एक्सीलरेशन ना हो तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। ऐसा क्यों? रेडियल एक्सीलरेशन क्या इंडिकेट करता है, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसके वजह से वो डायरेक्शन के वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में राउंड मतलब सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेडियल एक्सीलरेशन 0 होगा किधर भी, नॉट पॉसिबल, 0 नहीं पॉसिबल, इधर नॉट इक्वल टू 0, बट टेंजेंशियल इक्वल टू 0 दे के रखा है। टेंजेंशियल 0 हो सकता है तो कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट रेडियल एक्सीलरेशन कभी 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। रेडियल एक्सीलरेशन के वजह से वो डायरेक्शन आता है, एंड डायरेक्शन आने की वजह से वो सर्कुलर मोशन। अभी रेडियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, करेक्ट। तो ये जो डायरेक्शन जो शो कर रहा है एंड देन ये ऐसा वाला जो पाथ क्रिएट कर रहा है वो ड्यू टू रेडियल एक्सीलरेशन, मतलब इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से हो रहा है, तो वो कभी 0 होना इज नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट, द डायग्राम शोन द CD रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट हो रहा है इन द CD प्लेयर। आफ्टर टर्निंग इट ऑफ द CD slows down. Assuming it has come to a stop yet, not come to a stop yet, the direction of the acceleration at point P at this instant is. तो अभी हम लोग को बोला कि CD ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। वेलोसिटी, इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एंड इसका टेंजेंशियल कुछ इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज स्लो डाउन हो रहा है CD। तो जो
डायरेक्शन होगा एक्सीलरेशन का वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन। सो ये डायरेक्शन वाला ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट है, इधर ऑप्शंस नहीं दिए हुए। ओके, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes on a plane. It follows. क्या बोला, अच्छे से पढ़ो। द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब इधर एक्सीलरेशन का बात हो रहा है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस ऑन अ प्लेन। इट फॉलोज दैट जब एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो ये क्या हो जाता है, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं। इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, हाँ बोल सकते। इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हर डायरेक्शन के साथ चेंज होता जाएगा, सो कांस्टेंट नहीं होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट है, ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा, जो हम लोग ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को, करेक्ट। परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग ने उसमें ये तो पता था वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है। स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसके वजह से एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा है एंड वेलोसिटी ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे घुमा सकता है उसको, करेक्ट। इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है देन उसका हर डायरेक्शन के साथ एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी में जो v है वो स्पीड को इंडिकेट करता है, करेक्ट। तो अगर ये ऐसा है तो इनका v तो पूरे उसके लिए सेम ही रहता है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, तो स्पीड सेम है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब करेक्ट, अ मोटर कार इज ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर। इट इज इंक्रीजिंग इन स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार विल बी। सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया, इधर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल क्या है, ढूंढना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, 30 इंटू 30 डिवाइड बाय 500, तो 9/5 बोल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1.8 समथिंग। देन हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, नेट निकालेंगे एंड देन विल गेट द आंसर। सो ये आप आगे खुद कर देना होमवर्क। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज इतना आर दिया है, वेर ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओमेगा कॉन्स्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट। तो ये ऑप्शंस पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, करेक्ट, एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी करेक्ट लग रहा है। आगे पढ़ते, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, नहीं, ये अवे होता है, हम लोग ने ये पढ़ा था, करेक्ट। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, नहीं, एक्सीलरेशन तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर, नहीं, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिर्फ दिखने में टफ क्वेश्चन है, एक बार आपने अच्छे से पढ़ा है, सब कंसेप्ट आपको पता है, देन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। अभी आपने नोटिस किया रहेगा कि हम लोग को ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर रेडियस और एक्सीलरेशन वाला रिलेशन, तो वो चार जो हम लोग ने लिखा था, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सीलरेशन और रेडियस एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना, देन आपके लिए सब क्वेश्चन आर वेरी इजी। अभी ये सॉरी, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग, ये हम लोग ने कर लिया ये क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट, a particle is moving around a circular path with uniform angular speed omega, the radius of the circular path r is। अभी क्या बोला, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात हो रहा है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो v²/r। अभी ये तो है नहीं, तो ω²r, ये भी नहीं है, तो कौन सा ओमेगा इंटू वी वाला फॉर्मूला, हाँ ये है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, a particle of mass m describes a circle of radius r. The centripetal acceleration of the particle is 4/r². Centripetal is equal to 4/r². तो हम लोग लिख सकते v²/r is equal to 4/r². तो इधर से r r कट, तो हम लोग को v
स्क्वायर इज इक्वल टू 4r, करेक्ट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 रूट r लिख सकते हैं। देन क्या पूछा है, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी। तो m क्या है, m, v 2 बाई रूट r लिख सकते हैं। सो ये ऑप्शन है, हाँ, b इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्क्यूलर पाथ इज थीटा 2 t raised to 3 plus 0.5 where theta is in radians and t is in seconds. The angular velocity of particle at t is equal to 2 seconds is. तो इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा 6t स्क्वायर, ये 0.5 चला जाएगा। अभी t के जगह पे 2 डालना है तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 24। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, थीटा बाई टी। तो थीटा कितना, भी हम लोग को इधर कुछ लिमिट नहीं देके रखा, लाइक 12 आवर्स में निकालो या 1 आवर में निकालो, तो हम लोग क्या लेंगे, पूरा 24 आवर्स लेंगे। तो 24 आवर्स में 1 आवर में मिनट हैंड पूरा एक बार घूमता है, तो 24 आवर्स में 24 इंटू 2 पाई। एंड हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को आंसर पर सेकेंड में चाहिए। तो 24 आवर्स में कितना सेकेंड्स होगा, एक 1 आवर में देर आर 3600 सेकेंड्स, तो 24 आवर्स में 24 इंटू 3600 होगा। तो 24 कट तो हो जाएगा 2 कट 1800। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, पाई बाय 1800। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे कि ये फर्स्ट रेस्ट में था, देन वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा था एंड एन राउंड कंप्लीट किया। तो फर्स्ट है हम लोग नॉर्मल एक्सीलरेशन ढूंढते, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तो 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये जो होगा ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, करेक्ट, इंटू एस। एस क्या हो जाएगा, एन, एन राउंड है तो एन इंटू एस, करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एस को हम लोग लिख सकते हैं, सर्कल है तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ये एन इंटू 2 पाई आर, करेक्ट। तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई ए आर, करेक्ट, एन बी। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम लोग के पास ये रिलेशन है ना, आर एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम लोग इस तरह से ए टी का वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई आर इंटू एन इज इक्वल टू आर एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एन। सो ये ऑप्शन कौन सा है, देखो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन आप सबको समझा होगा। इसमें हम लोग ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में जो फर्स्ट दिया है वो हम लोग को लीनियर टर्म्स में दिया है। लीनियर इक्वेशंस यूज करके हम लोग को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा एंड देन हम लोग उसको यूज करके एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि कैसे आपको क्लिक हुआ, अभी हम लोग देखते हैं कि लीनियर टर्म्स में सिर्फ एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है जो एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ कुछ रिलेशन में है, करेक्ट, वो एक ही टर्म है। तो हम लोग डायरेक्टली उसी टर्म को यूज करेंगे ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इट्स अ इजी क्वेश्चन, बट आपको एग्जाम के टाइम क्लिक होना इज लिटिल डिफिकल्ट, बट आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, a car moves on a circular path such that its speed is given by v is equal to kt, where k is constant, radius of circular path is r. The net acceleration of the car at time t will be. So this is a homework question. Homework. अब ना हमारे पास v है, इससे हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं dv by dt करके, एंड v के हेल्प से हम लोग सेंट्रीपिटल भी निकाल सकते हैं। देन उसको सिर्फ नेट एक्सीलरेशन के टर्म्स में डालना एंड विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट, अ बॉडी इज whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has angular velocity if 10 radian per second. What is the linear velocity at any point on the circular path? It's so easy, correct, r omega. तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 20। अभी हम लोग क्वेश्चन में देखो, इधर हमारे पास मीटर है, तो इस 20 को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻² मीटर, तो क्या आ जाएगा 200 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, तो 0 0 कट, तो क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हम लोग को ऑप्शंस नहीं दिख रहे, देन यूनिट पर यूनिट पहले ही चेक करो। अगर इसमें आपको ऑप्शन में 200 दिया हुआ रहता तो आप डायरेक्टली टिक कर देते, यूनिट चेक नहीं किया तो गलत हो सकता है। सो अच्छे से, सो a particle moves along a circle of radius 20 by pi meter with a constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the 2 second revolution after the motion, तो tangential acceleration क्या होगा? तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2as, इनिशियल 0 ले लिया, तो ये हम लोग को पता है 80 का स्क्वायर इज 80 इंटू 80 इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ढूंढना इंटू एस क्या हो जाएगा 2 रिवॉल्यूशंस मतलब 2 इंटू 2 पाई आर, तो क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 20 बाई पाई, तो पाई पाई कट, तो हम लोग को आ जाएगा 6 इतना इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 20 इज 80 इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 6400 बाय 160, तो ये हम लोग बोल सकते हैं 40 आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड इतना, द एक्सेलरेशन क्या होगा? अभी कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, तो जो सेंट्रीपिटल रहेगा वही एक्सेलरेशन उतना ही होगा, तो सेंट्रीपिटल क्या आ जाएगा v² बाय आर, हमारे पास v का वैल्यू नहीं है, ओमेगा² आर, ओमेगा² आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई टी का स्क्वायर आर, करेक्ट। तो अभी हम लोग 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इज 0.04 पाई स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा इंटू 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर देंगे 10⁻², करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 20 बाय नीचे का 2 0 4 इंटू 10⁻², तो क्या आ जाएगा 20/4, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया सर्कुलर मोशन पे, इतना भी आपने अच्छे से किया एंड देन आपके लिए दिस चैप्टर इज डन। अभी आप पूरा चैप्टर अच्छे से करो, अच्छे से समझो, एंड अगर कुछ भी नहीं समझा है ना, मतलब बहुत माइन्यूट का भी डाउट है ना, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, सेकेंडली यू कैन कमेंट डाउन ऑन द वीडियो, और कुछ भी ऐसा बड़ा वाला पार्ट नहीं समझा है तो आप बोलो, तो मैं वो वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करूँगी दूसरे वीडियो में, सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। ओके प्लीज़, पर बोलो, मुझे कमेंट करो कि ये पार्ट नहीं समझा है, प्लीज़ फिर से रिपीट कर दो नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं ऑफकोर्स वो पार्ट रिपीट करूँगी। एंड कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट हो या किसी भी चीज़ में हो तो यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम, और अपना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कर ही सकते हो मैसेज। सो प्लीज़ मैसेज करो, तभी मुझे समझेगा कि आपको कौन सा चीज़ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, देन आई विल रिपीट दैट थिंग अगेन, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम लोग केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड देन लॉज ऑफ मोशन, तो मोस्टली लॉज ऑफ मोशन कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। सो टिल देन बाय बाय।